हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 वन शॉट वीडियो। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशनल लाइन। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। आज का पहला टॉपिक पोषण, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। पोषक तत्व उसे कहते हैं जो मनुष्य खाना खाता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। पोषण की विधियाँ। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं कि तू बना के देगा तो हम खाएंगे, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे किसी पर निर्भर रहते हैं कि तू पौधा हमको बना के खाना देगा तो हम खाएंगे, वह अपने स्वयं खाना बना लेते हैं। दूसरा परपोषण ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और इसी प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, मनुष्य अपना खाना स्वयं थोड़े न बनाता है, वह एक दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे धान होगा तब वह खाना अपना बनाएगा, भले ही वह धान उगाता है लेकिन वह अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, धान पर वह आश्रित है। परपोषण आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? वीडियो में लास्ट तक रुके, डिटेल में आपको समझाता हूँ। परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घोलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इस विधि से होता है। जैसे कवक बैक्टीरिया है ना, वह किसी दूसरे जीव के शरीर पर सड़ जाएंगे, और कवक और बैक्टीरिया में होता है घोलित कार्बनिक पदार्थ, इसी से वह अवशोषित कर लेते हैं अपना भोजन। दूसरा परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। अस्थायी या अस्थायी, उसके संपर्क में या उसके साथ रह के। इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, और इस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे पोषी कहलाते हैं। जैसे गोलकृमि, हुकवार्म, टेपवर्म, हिस्टोलिटिका आदि यह परजीवी जीव हैं। यह परजीवी जीव हैं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा प्राणिशियम पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिशियम पोषण कहलाते हैं। और वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है प्राणिशभोजी कहलाते हैं। पौधों में पोषण।
पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण आगे समझते हैं, चलिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे पर निहित होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। पर निहित रहता है, इसीलिए सूर्य की प्रकाश अवशोषित होता है। चलिए अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि के अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि के अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र मौजूद होती है, जिसमें एक छिद्र होता है जो बंद और खुल सकते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा वायुमंडल से CO2 पत्तियों में भीतर पहुंचती है। वायु में से CO2 पत्तियों में पहुंचती है। अब चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला परनिहित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य के प्रकाश। अब चलिए पढ़ते हैं परनिहित या क्लोरोफिल को डिटेल में। प्रकाश संश्लेषण जैव प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव होती है। प्रकाश संश्लेषण जैव प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। क्लोरोफिल पत्तियों में रहेगा तब, न तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। चूंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल ही वह अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषित इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से प्राप्त करते हैं। तीसरा जल। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं तथा जल के ही कारण उनमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है। जल रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है। सूर्य के प्रकाश। चौथा सूर्य। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। हरे पौधे हैं ना, वह सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं, अंधेरे में नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि।
प्रकाश संश्लेषण की जटिलता क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जबकि सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब प्रकाश की किरण पत्तियों पर पड़ता है तो क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा इसी ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों में बंट जाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभक्त हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं जंतुओं में पोषण। जंतु पोषण के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित। जो इनके लक्षण हैं, परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे अमीबा, यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई निश्चित रचना नहीं होती है। ये अपने उत्पादों की मदद से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उत्पादों की मदद से मतलब होता है ये एक अमीबा है और यह इसका खाना है। तो यह ऐसे 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 अपने खाना को पकड़ता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा होता है। अब है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंग सिलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो मुखगुहा कहलाता है। अब है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल के संबंध में कुछ पाचन ग्रंथियां होती है, जो पाचन के लिए पाचन रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पचना होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब चलिए देखते हैं मनुष्य का आहार नाल। यह एक कुंडलित रचना है। इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुखगुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की रचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। अब चलिए देखते हैं मुखगुहा। मुखगुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह एक ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुखगुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचली मांसल ओठ होती है। मुखगुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब चलिए देखते हैं जीभ। मुखगुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटी छोटी अंकुरित होती है, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के कारण मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा,
कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं दांत। मुखगुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ तथा वह भाग मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर तथा बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कतरनक या इंसाइजर, दूसरा भेदक या केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। चलिए अब देखते हैं ग्रसनी। मुखगुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार, कंठ द्वार। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाती है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। चलिए अब देखते हैं ग्रास नली। मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुंचन और शिथिलन शुरू होता है। संकुंचन का मतलब होता है जो मनुष्य भोजन करता है ना, वह बड़ा बड़ा रहता है तो उसे छोटा करता है, इसे क्रमाकुंचन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अमाशय। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय 3 भागों में बंटा होता है। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। अब चलिए देखते हैं जठर ग्रंथि। अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं 3 प्रकार की होती है। पहला अश्लेष्मा कोशिका, दूसरा भित्तीय कोशिका, तीसरा जाइमोजिन कोशिका। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्रावन का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अश्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। चलिए अब देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसका आकार बेलनाकार होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई करीब 6 मीटर तथा 25 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में इसका लंबाई अलग अलग होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेनुजन, पहला ग्रहणी
जेनुनम। तीसरा इलियम। ग्रहनी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहनी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। इसमें एक नलिका अग्न्यावासी वाहिनी तथा दूसरा नलिका मूल पित्तवाहिनी होती है। जेनुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पचना पित्त, अग्नाशय रस तथा आंत्र रस, जो क्रमशः यकृत, अग्नाशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव की प्रक्रिया से होती है। अब चलिए देखते हैं यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार करीब 1.5 kg है, जो उदर गुहा की दाहिनी भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचरण पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है। पित्त गाढ़ा व हरा रंग का क्षारीय द्रव है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, पित्त अमाशय से ग्रहनी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। दूसरा, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। अब चलिए देखते हैं अग्न्याशय। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहनी को घेरे पीले रंग एक ग्रंथि होती है, जो अग्न्याशय कहलाती है। अग्न्याशय में एक पतली नलिका होती है, जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्न्यावासी वाहिनी बनाती है। अग्न्याशी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेजिन, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखते हैं आंत ग्रंथियाँ। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियाँ होती है। इनका स्राव यात्र रस कहलाता है। चलिए अब बड़ी आंत पढ़ते हैं। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है, कोलन तथा मलाशय। कोलन 3 भागों में बटा होता है। ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थगामी कोलन, औद्योगिगामी कोलन। औद्योगामी कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। पचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए मलाशय में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर मलाशय में संचित होता रहता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। आज की वीडियो में हम देखें क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 वन शॉट वीडियो। अगर आप ऐसा और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करिए कि हाँ ऐसा वीडियो चाहिए। अगर आप ही नहीं देखेंगे तो काहेला वन शॉट वीडियो बनाएंगे। कमेंट करिए कि हाँ ऐसा ही वन शॉट पूरे चैप्टर का बनाइए, तो मैं बना दूंगा। चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।